नमस्कार, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी स्किल सेंटर के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, HP पुलिस कांस्टेबल की इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में आज मॉक टेस्ट नंबर 22 हम करेंगे। इस मॉक टेस्ट में हिंदी और जीके के हमारे 16 क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड में जो अपना स्कोर है उसको भी ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है। तो 4 ऑप्शन यहाँ आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो उसमें जो विशेषण जो शब्द है तो वो है ऑप्शन ए कृतज्ञ होगा इसका सही उत्तर। तो कृतज्ञ शब्द इन 4 ऑप्शनों में है विशेषण। और व्यक्तित्व, बड़प्पन और सौंदर्य, ये तीनों ही जो शब्द हैं दोस्तों, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। जो कृतज्ञ यहाँ शब्द है वो है विशेषण शब्द। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। तो 4 यहाँ ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो इनमें से एक स्वर संधि का उदाहरण आपने पहचानना है। तो उसका जो आपका सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन सी होगा अन्वय। यहाँ स्वर संधि का दोस्तों उदाहरण है। तो अन्वय जो स्वर संधि का दोस्तों यण संधि का ये उदाहरण है। और इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो अनु जमा अय, अनु जमा अय होगा अन्वय का संधि विच्छेद। और अन्वय यहाँ स्वर संधि का एक उदाहरण है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। तो तिरस्कार का जो संधि विच्छेद होगा तो 4 ऑप्शनों में जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा इसका तिरह जमा कार। तो तिरह जमा कार दोस्तों इसका जो संधि होगी वो होगा तिरस्कार। दोस्तों, इसमें जो विसर्ग संधि का एक नियम लगा हुआ है जिसमें जो विसर्गें हैं वो स में परिवर्तित हो जाती है। तो तिरह जमा कार होगा तिरस्कार का संधि विच्छेद। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, जिसका निवारण नहीं किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द है। तो जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसके लिए जो एक शब्द है तो आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अनिवार्य। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द है वो है अनिवार्य। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मैं झूठ से घृणा करता हूँ। तो मैं झूठ से घृणा करता हूँ वाक्य में कौन से कारक का प्रयोग की हुआ है। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, करण, अपादान, संबंध या अधिकरण कारक। तो इसमें तो जो सही उत्तर होगा वो होगा अपादान कारक। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो मैं झूठ से घृणा करता हूँ में लगा है दोस्तों अपादान कारक। यहाँ से कारक चिन्ह जो है अपादान कारक का चिन्ह है, जो कि 2 चीज़ें जब अलग होती है या जहाँ जुदाई होती है तो वहाँ लगता है अपादान कारक से कारक चिन्ह। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, अवर का विलोम शब्द है। तो अवर का जो विलोम शब्द है दोस्तों तो 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। तो अवर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा प्रवर। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, अवर का विलोम शब्द प्रवर। तो नेक्स्ट जो एक और विलोम शब्द का क्वेश्चन है वो है, मृषण का विलोम शब्द है। तो मृषण का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों वो होगा आपका रुक्ष। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। तो मृषण का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है मुलायम। और जो रुक्ष का जो अर्थ होता है वो होता है रूखा। तो मृषण का जो विलोम शब्द होता है वो होता है रुक्ष, मतलब रूखा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, रामेंद्र तुम लेख लिखो। रामेंद्र तुम लेख लिखो वाक्य में कौन सा काल है। तो रामेंद्र तुम लेख लिखो वाक्य में जो काल का प्रयोग हुआ है वो है आज्ञार्थक वर्तमान काल। तो रामेंद्र तुम लेख लिखो में जो काल है वो है आज्ञार्थक वर्तमान काल। ऑप्शन वी होगा इसका सही उत्तर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो 4 वाक्य आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिए गए हैं। तो इनमें से जो मिश्र वाक्य है वो आपने पहचानना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। तो ये इन 4 वाक्यों में मिश्र वाक्य का एक उदाहरण है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निर्वाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो निर्वाह में जो उपसर्ग है दोस्तों तो उपसर्ग है किसी शब्द के आगे जो शब्दांश जुड़े होते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो निर्वाह शब्द में जो उपसर्ग है वो है निर। ऑप्शन सी होगा इसका
सही उत्तर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप वह एकदम थम कर बैठ गया, वाक्य में कौन सा मुहावरा है? तो आपके पास जो 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, निढाल हो जाना। जो मुहावरा है इसका अर्थ है अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप वह एकदम थमकर बैठ गया, निढाल हो जाना इस मुहावरे का अर्थ है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी जो लोकोक्ति है उसका सही अर्थ क्या है? तो अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वह ऑप्शन ए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अर्थात आप जैसा कर्म करोगे उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा, जैसी करोगे वैसा भरोगे। अपनी करनी पार उतरनी का लोकोक्ति का दोस्तों सही अर्थ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 4 ऑप्शनों में यहाँ 3 आपके पास फूल के पर्यायवाची शब्द हैं, बल्कि एक पर्यायवाची शब्द इसमें फूल का नहीं है, तो वो है दोस्तों तनुजा। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। इसके अलावा पुष्प, कुसुम और सुमन ये तीनों ही फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो नेक्स्ट जो हिंदी का क्वेश्चन है वह है तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तो तरणी का जो पर्यायवाची शब्द है, तो 4 ऑप्शनों में जो सही उत्तर होगा वो होगा नाभ। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर तरणी। दोस्तों एक तरणी सूर्य का भी पर्यायवाची शब्द होता है, तरणी सूर्य को भी कहा जाता है, लेकिन उसमें जो ऋणाव में होती है छोटे ई की मात्रा होती है, तो वो वाला तरणी सूर्य का पर्यायवाची होता है। जिसमें बड़ी ई की मात्रा होती है ऋणाव में, वो होता है तरणी नाभ का पर्यायवाची शब्द। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मेरे पास कविताओं की लगभग 2 दर्जन पुस्तकें हैं। तो वाक्य में जो रेखांकित शब्द यहाँ लगभग है तो वो क्या है? तो मेरे पास कविताओं की लगभग 2 दर्जन पुस्तकें हैं। तो इसमें जो रेखांकित शब्द है वो है प्रविशेषण। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर प्रविशेषण। दोस्तों प्रविशेषण होते हैं जब विशेषण की विशेषता को प्रकट किया जाता है तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो हिंदी का है वो है चवन्नी शब्द में कौन सा समास है? तो चवन्नी शब्द में जो समास का प्रयोग हुआ है वो है द्विगु समास। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो चवन्नी का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है 4 आनों का समूह। तो 4 आनों का समूह दोस्तों जिसमें जिस समास का जो पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक हो तो वो होते हैं द्विगु समास। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा अब जीके का पोर्शन है, तो करते हैं इसको। तो फर्स्ट जो जीके का क्वेश्चन है वो है मारकंडा खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो मारकंडा खड्ड जो बहती है हिमाचल प्रदेश के वो है सिरमौर जिला। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों मारकंडा नदी या मारकंडा खड्ड जो बहती है वो जिला सिरमौर में बहती है। ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरमौर की राजधानी कालसी से नाहन किसके द्वारा स्थानांतरित की गई थी? तो सिरमौर रियासत की जो राजधानी दोस्तों कालसी से नाहन स्थानांतरित की गई थी, वो की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राजा करम प्रकाश। ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर। 1621 ईस्वी में दोस्तों राजा करम प्रकाश के द्वारा नाहन शहर की भी स्थापना की गई थी। तो उन्होंने अपनी जो राजधानी थी राजा करम प्रकाश ने कालसी से नाहन स्थानांतरित की गई थी। अगर मैं बात करूं सिरमौर रियासत की तो इसकी स्थापना राजा रसालू के द्वारा की गई थी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे सौंपा था? तो अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा जो सौंपा था दोस्तों, तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बीरबल। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। मुगल सम्राट अकबर ने बीरबल को जागीर के रूप में दोस्तों कांगड़ा सौंपा था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने के लिए वर्ष 2021 में किस योजना को शुरू किया गया था? तो आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा सहारा योजना। दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सहारा योजना गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने के लिए दोस्तों वर्ष 2020-21 में ये शुरू की गई थी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है हिमगोल्ड किसकी एक उत्तम किस्म है? तो हिमगोल्ड जो किस्म है, तो आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, तो वह फूल की एक किस्म है दोस्तों हिमगोल्ड। ये सूरजमुखी जो फूल है उसकी एक किस्म है हिमगोल्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर एशिया का सबसे ऊंचा हॉकी का खेल मैदान स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के जो है दोस्तों शिलारू। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। शिलारू शिमला में
में दोस्तों एशिया का सबसे ऊंचा हॉकी का जो स्टेडियम स्थित है शिलारू शिमला जो है एस्ट्रोटर्फ दोस्तों, शिलारू शिमला एशिया का सबसे ऊंचा हॉकी का जो एस्ट्रोटर्फ जो है मैदान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल वनों के अधीन आता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो है ऑप्शन ए 66% क्षेत्रफल दोस्तों। हिमाचल प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 55,673 वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया है। और उस टोटल एरिया का दोस्तों जो 37,000 लगभग 37,033 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वो परसेंटेज में बोल बताऊँ मैं अगर तो लगभग 66% एरिया है ये वन क्षेत्रफल में आता है दोस्तों। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला हमारा जिला है लाहौल स्पीति, और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो है हमारा हमीरपुर, और सबसे ज़्यादा जो वन है जो फॉरेस्ट कवर है हमारे वो है जिला चंबा में, और सबसे कम फॉरेस्ट कवर है लाहौल स्पीति में। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, सियाल चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सियाल चोटी जो स्थित है दोस्तों वो है ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, जिला शिमला में स्थित है सियाल चोटी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में युद्ध अभ्यास 2021 किन दो देशों की सेनाओं के बीच आयोजित हुआ था? तो युद्ध अभ्यास 2021 जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में। ये जो युद्ध अभ्यास हुआ था ये सेना अभ्यास हुआ था, इसका नाम ही दोस्तों युद्ध अभ्यास 2021 रखा गया था। और ये भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में ये युद्ध अभ्यास जो कि राजस्थान में है दोस्तों, ये युद्ध अभ्यास हुआ था भारत और अमेरिका की सेनाओं में युद्ध अभ्यास 2021। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किस ग्रंथ को पंचम वेद के नाम से जाना जाता है? तो किस ग्रंथ को पंचम वेद के नाम से जाना जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा महाभारत को दोस्तों पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है? तो विश्व में जो सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है दोस्तों वो करता है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। बॉक्साइट का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसे कहा जाता है दोस्तों प्रधान देशांतर रेखा, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। 0 डिग्री देशांतर रेखा को जाता है प्रधान देशांतर रेखा। दोस्तों ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये ग्रीनविच लंदन से होकर दोस्तों गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे प्रधान देशांतर रेखा भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, 24वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को आपस से अलग करती है? तो 24वीं जो समानांतर रेखा है दोस्तों ये अलग करती है भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों। 24वीं समानांतर रेखा है जो कि थार मरुस्थल गुजरात में स्थित है दोस्तों। 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान को आपस में अलग करती है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है? तो भारत का जो सबसे लंबा सड़क पुल है दोस्तों, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, वो है धौला सदिया सेतु जो पुल है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है जिसे भूपेन हजारिका के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। भूपेन हजारिका के नाम से 9.15 किलोमीटर की इस पुल की लंबाई है जो कि लोहित्य जो नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी उस पर बना हुआ है, और राज्य है दोस्तों असम में दोस्तों ये स्थित है ये पुल, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल धौला सदिया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत की जो संविधान सभा थी दोस्तों, जो संविधान के निर्माण में जो भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो भारत की जो संविधान सभा थी उसमें लगभग 389 दोस्तों जो प्रारंभ में संविधान सभा का जब गठन किया गया था तो 390 उसकी कुल संख्या थी। तो उसमें जो महिलाओं की संख्या यहाँ पूछी गई है तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। तो 15 महिलाएं सदस्य थी भारत की जो है संविधान सभा में जो संविधान के निर्माण के लिए गठित की गई थी। तो लास्ट और जो हमारा क्वेश्चन है जीके का वो है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है? तो वित्त विधेयक को जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसके लिए किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है? तो आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका रहेगा वो है भारत के राष्ट्रपति की, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए। तो ये था दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।